नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे विशेष कार्यक्रम में। कृषि दर्शन के अंतर्गत कृषि चौपाल कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और आज इस कृषि चौपाल में कार्यक्रम में बातचीत होगी कृषि में समसामयिक कार्यों के बारे में। विषय विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे साथ है प्रगतिशील किसान और साथ ही है दीपेश जैन। बिल्कुल रानी जी, तो देखिए हमारे किसान भाइयों के सामने खेती किसानी करते समय कई समस्याएं सामने आती हैं, तो उनके मन में कई जिज्ञासाएं रहती हैं और आगे बढ़ने की ललक भी रहती है। तो आज हम एक्सपर्ट्स के जरिए हमारे इन किसान भाइयों और बहनों की समस्याओं का करेंगे समाधान। बिल्कुल, समस्याओं का पूरा होगा समाधान, क्योंकि आज है हमारा कृषि चौपाल कार्यक्रम और हमारे विषय विशेषज्ञों से आपका कराते हैं परिचय। सबसे पहले परिचय कराते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी का। सेवानिवृत्त वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर PS रघुवंशी हैं जो अर्थशास्त्री हैं और कृषि वैज्ञानिक भी हैं, और साथ ही हैं डॉक्टर प्रवीण बंडे जी, उद्यानिकी सहायक हैं हमारे साथ में। और ये विशेषज्ञ हमारे सभी किसानों के देंगे सवालों के जवाब। तो हमारे सभी किसानों को राम राम। चलिए तो चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे किसान भाइयों से हम चर्चा करते हैं। रानी जी, सबसे पहले कौन अपना सवाल पूछना चाहेगा? जी सर, मैं शरद वर्मा, ग्राम सुमलवाड़ा खुर्द, इटारसी से हूँ और मैं मक्के की खेती करता हूँ लगभग 70 से 80 एकड़ में। और हम लोग साइलेज बनाते हैं, साइलेज बना के डेयरियों को उपलब्ध कराते हैं। सर, हमारी मक्के में ज़्यादातर फॉल आर्मी वर्म लगता है जो काफ़ी बड़े तादाद में नुकसान पहुंचाता है। तो इसको जैविक तरीके से कैसे कंट्रोल करें, थोड़े जैविक तरीके? फॉल आर्मी वर्म ये जो एक विदेशी कीड़ा है जो अभी 3-4 साल से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, और फॉल आर्मी वर्म जितनी जल्दी स्प्रेड होता है कि उसका कंट्रोल करना एक मुश्किल है, परंतु यदि हम उसकी शुरुआत में ही उस पर ध्यान रखें। सबसे पहले ये जो मक्के के खेत हैं या आपके गांव में जहाँ भी बड़े एरिया में मक्के लगे हुए हैं, वहाँ पे किनारे से, हवा के डायरेक्शन में किनारे से ये आता है। अब उस समय से यदि हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल करना बहुत आसान है इसका, जितना ये घातक कीटा है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सेंट्रल वर्ल्ड होता है, जहाँ पे जो जिसको कि अपन चक्रक बोलते हैं, वहाँ पे ये अंडे देती है और ये उसी से मैं 3 से 4 इल्ली वहाँ रहती है और वहाँ से ये पत्तियों को, जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं, उसको खा के नुकसान करती है। अब यहाँ जैविक कंट्रोल करने की मेथड जो है वो है, जैसे नीम का कोई भी प्रोडक्ट ले लें, चाहे नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट ले लें, नीम ऑयल ले लें, ये सभी को यदि हम रेत से ट्रीट कर लें, मतलब जो छनी हुई रेत ले लें, रेत में जैसे मान लो हमको 1 किलो बनाना है मिक्सचर, तो 1 किलो रेत के लिए हमको नीम का जो तेल है वो कम से कम जो है हमें 50 ml के आसपास लेना होगा। इस नीम के तेल को हमको इमल्शन बनाने के लिए उसको डिटर्जेंट वाले मिक्सचर में इसको करके, ताकि इमल्शन बन जाए इसका, और इसे रेत को उपचारित करना है, पहली चीज़। दूसरा, यदि कर्नल एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो ये कम से कम 100 से 150 ग्राम के बीच में हमको लेके रेत में जस्ट मिक्स करना है। अब ये जब शुरुआत में जब इल्ली छोटी रहती है तो जो सेंट्रल वर्ल्ड है उसमें इस रेत को भरना है। एक मुट्ठी रेत में वो भर जाता है क्योंकि बहुत पतली पोंगी होती है। इस तरह से हम यदि शुरू में इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो जैविकता से ये बड़े आसानी से कंट्रोल होता है। दूसरी मेथड होती है कि कुछ हमारे पास जो 3rd जनरेशन के इंसेक्टिसाइड हैं, जिसको कि कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना, जैसे डिमलिन के नाम से है, डाइफ्लूब्रेंजिरॉन है। ये क्या करता है, जब ये कीड़ा मोल्ट होता है उस समय ये मर जाता है, तो उसको हम स्प्रे वर्ल में कर सकते हैं और ये ज़्यादा दवाई भी नहीं लगती, इसमें 300 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। तो अपना नैपसेक स्प्रे में यदि इसको हम सॉल्यूशन बना लें और सिर्फ वर्ल में स्प्रे करें, मतलब जो चक्रक है उसमें स्प्रे करते जाएं, तो बड़े इजीली ये कंट्रोल होता है। परंतु यदि हम लेट हो जाते हैं तब फिर ये पूरे खेत में फैल चुका रहता है। तो शुरू में इसको ध्यान दें तो ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। सर, इसकी पंखियां हैं तो वो लाइव ट्रैप में नहीं आती है? हाँ, इसकी पंखी जो है वो उसके लिए ल्यूर ट्रैप होता है। जैसे आप चूँकि इसमें काम कर रहे हैं और फिर जो जिस इलाके में है वहाँ पर गन्ने भी काफ़ी होते हैं और गुड़ का भी बनाया जाता है, तो उस समय जो गन्ने का जो मोलेसिस है उसको यदि हम स्प्रे के साथ मिला के छिड़काव करते हैं तो इसकी जो पंखी है वो उस वर्ल में आके इल्ली तो मरेगी, साथ साथ वो जब इसको खाएगी तो वो भी मरती है। चलिए, हम चाहेंगे कि सर आप अपना परिचय दें और क्या आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। निश्चित रूप से धन्यवाद। और
मेरा नाम कैलाश अग्रवाल है। जी। मैं किसानी से कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी वर्तमान में 150 एकड़ भूमि है, जिसमें कपास, मक्का और सोयाबीन अच्छा। बो रखा है। और सिंचाई के साधन जैसे उपलब्ध होते हैं, नदी से, कुएं से या और ड्रिप से, मैंने सभी खेतों में वो साधन उपलब्ध कराए हैं। मुख्य रूप से मेरा विषय कपास का रहता है, और चूंकि यह जो चर्चा है वो किसानों की समृद्धि पर है, जी। अतः मैं 2-3 बात छोटी छोटी रखना चाहता हूँ कि किसान की समृद्धि बढ़ने में 2 चीज़ हो सकती है, या तो कपास का भाव बढ़े या उसकी लागत कम हो। मैं लागत कम करने के लिए किसान भाई जो पेस्टिसाइड छींटते हैं, जो पहले 8-10 दिन का पौधा होता है तब से ही कि एक अनिवार्य स्प्रे छींटना पड़ेगा, जी जी। ऐसा उनकी मानसिकता हो जाती है और वो स्प्रे करते हैं और उनकी लागत बढ़ती चली जाती है। तो वो अनावश्यक है। वो नीम और जी, जी। तम्बाकू के घोल और हम तो अमृत एक्सपर्ट से सर से आप कर सवाल सकते हैं। तो ये उस दिशा में हम ये कर सकते हैं। और लागत कम करने के लिए बिस्तरा खाद का उपयोग करके लागत कम कर सकते हैं। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बिंदु है कि हम हैंड पिकिंग करते हैं, और हैंड पिकिंग करने के बाद भी हमारे यहाँ कंटामिनेशन, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो 4% आता है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मशीनों से कटिंग होती है कपास की और वहाँ पर 1% आता है। तो हमको इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। जी चलिए, तो रानी जी देखिए, बहुत अच्छा, कपास बहुत बड़ा उद्योग है, हमारे प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर कपास की खेती की जाती। तो ये जानना चाहते हैं सर कि कपास के जो उत्पादक किसान भाई हैं वो क्या करें अपनी आय को बढ़ाने के लिए, कैसे लागत कम कर सकते हैं? बिल्कुल दीपेश जी, अग्रवाल जी बहुत अनुभवी किसान हैं और बहुत लंबे समय से किसानी कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने जिस चीज़ बात बताई है अपने अनुभव के आधार पे, वो बहुत अनुकरणीय है। हम अपने विषय विशेषज्ञ सर आपसे पूछना चाहेंगे वर्मा जी कि जो कपास है उसमें और समृद्धि कैसे हमारे किसानों को बढ़ सकती है? कपास में जैसे कि इन्होंने कहा कि इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है और बहुत ही जो प्लांट प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, इसको कम करना एक ध्येय हो सकती है। दूसरी चीज़ हम ये हो सकता है कि उसमें इंटीग्रेशन करें, दूसरी चीज़ों को लगाएं। तो पहली बात मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल को कैसे लागत कम की जाए। जैसे इन्होंने खुद ने कहा कि हम जैविकता पे उस पर जा सकते हैं, जिससे जो मेन कीड़ा है, जैसे सकिंग पेस्ट होते हैं, मक्खियाँ होती, सफ़ेद मक्खी होती है, फिर बाद में बॉल वॉर्म आता है जो बोरर होता है। इसके लिए अभी देख रहे हैं आपको बीटी कॉटन एक इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि लोगों की अडॉप्टेबिलिटी उसमें कम है, क्योंकि जो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसलिए उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता है। दूसरा, जैविक फर्टिलाइज़र का अधिक से अधिक इसमें उपयोग हो, जिससे कि इस कीड़ों को रोका जा सके। इसके बाद बात आती है जो हार्वेस्टिंग की, जो कह रहे थे 4% इसमें कचरा रहता है। तो कपास की ऐसी वैरायटी डेवलपमेंट चल रहा है जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए सूटेबल हो। जी, बहुत बढ़िया बात। हाँ, वो ये चीज़ ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, और जैसे ही ये आती है तो इनकी समस्या बहुत दूर हो जाएगी। क्या बात इंटीग्रेशन की जहाँ बात करते हैं तो उसमें मधुमक्खी पालन एक ऐसा ऑप्शन है। पंजाब में आप देख सकते हैं उसका उदाहरण, कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा ऑप्शन है कि हम उतने ही एरिया से अतिरिक्त आय कमा सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो है बाकी दूसरे फसलों पे, फूल पे डिपेंड करती है, परंतु कपास में पत्ती के पीछे नेक्टर ग्लैंड होता है, जिससे कि वो उसका रस लेके मधु बना सकती है। तो चलिए, देखिए बहुत अच्छी बात कही है हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे साथ कुछ महिला कृषक किसान हैं, प्रगतिशील किसान। जी आप बताइए आपका परिचय और क्या सवाल है? जी, मैं अनामिका दुबे, मैं जत्ताखेड़ा सीहोर से हूँ, और मैं इंटीग्रेटेड जो एकीकृत फार्मिंग होती है, जो अभी आज जिसके बारे में बात की जाती है, मैं वो काम करती हूँ। मेरे खेत में मैं मछली पालन के साथ खेती का काम भी करती हूँ, जी। जिससे अभी हमारे खेत में सोयाबीन भी लगा हुआ है और मछली पालन भी चल रहा है।
तो हमारा जो मछली पालन में जो हमारा पानी होता है वो एक तरह से फसल के लिए बहुत पौष्टिक माना जाता है, तो हम उस पानी को हम अपने खेतों में यूज करके अपनी उसकी खेती अच्छी बना लेते हैं। अच्छी बनाने में हम उसका उपयोग करते हैं। पर अभी हमारा जो मेरा प्रश्न है सर, वो ये है कि हम मछली पालन में हम किसान की बहुत कच्चा काम जिसको माना जाता है कि कभी बीमारी लग जाती है, कभी कुछ हो, तो मछलियों में हमें नुकसान होता है। तो उसमें हम उसको कैसे, उसकी जो ड्यूरेशन है, कोई मछली 6-7 महीने में अपना हम उसको बेचने लायक की स्थिति में लाते हैं, कुछ और भी ज़्यादा समय लेती है, तो हम कैसे उसकी अवधि को कम करके उसके हम 1 साल में ज़्यादा अपने हम उत्पादन ले सके, और दूसरा हम उसको अपने मार्केट प्राइस को हम एक मिनिमम मतलब सेलिंग प्राइस में लाएं, जिससे हम उसके हमें रेट मार्केट में अच्छे प्राप्त किए जा सके। हम उसके लिए हम क्या तरीके अपना सकते? देखिए, जहाँ तक मत्स्य उत्पादन की और को एग्रीकल्चर से जोड़ते हैं, जहाँ एक्वा एग्रीकल्चर जिसको अपन कहते हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है और इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। जहाँ भी आप हैचरी से जो फिश रखते हैं उसकी ड्यूरेशन कम करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट हैचरी होती है, जहाँ पर हम उसको रिलीज़ करने के पहले, जहाँ हमारा जो ब्रीडिंग सेंटर है, जहाँ पर हमको उसको कल्चर सेंटर है, वहाँ पे रखने के पहले हमें उसको उसमें रखना पड़ता है ताकि उसकी एज हम कंपनसेट कर सकें। क्योंकि किसी की बढ़वार जो है, वेट गेन जो कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है कि उसको कितना एरिया मिल रहा है, क्या फूड मिल रहा है, इस पर डिपेंड करती है। तो ये हम उसको कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस हैं। जो भी आपके टंके हैं, जो भी आपके पॉन्ड्स हैं, उसके लिमिटेशंस हैं। परंतु उस पर जितनी भी अगर हम ज़्यादा छोड़ रहे हैं प्रॉफिट लेने के लिए, तो भी ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो इसलिए हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूट या स्टैंड बाई जो पॉन्ड होता है, जिसमें हम उसको पहले छोड़ते हैं फिंगरलिंग्स को, और एक रोटेशन, एक साइकिल बनी हुई होती है, इससे उसको वहाँ शिफ्ट करना ताकि एज उसकी बनी रहे और जो हम छोड़ रहे हैं उसमें जल्दी से जल्दी उसकी बढ़वार हो सके। श्री अन्य की हम बात करना चाहेंगे कि श्री अन्य के अगर हमारे कोई किसान है तो अगर वो अपना जवाब सवाल रखना चाहें तो बताएं। सर, मेरा नाम सुनीता नंदवंशी है, मैं ब्लॉक ओबेदुल्लागंज ग्राम गाढ़ा से हूँ। जो श्री अन्न हम लोग बोते हैं वो काली मिट्टी में नहीं बो सकते, क्योंकि काली मिट्टी में बोएंगे तो वो होगा ही नहीं। उसके लिए पथरीली ज़मीन है और पथरीली ज़मीन पे ज़्यादा करते हैं। अगर हम काली मिट्टी में लगाना चाहें तो सर कैसे लगाएं? अर्थशास्त्री जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि मार्केटिंग की भी इसमें थोड़ी सी बात आती है कि अगर अच्छा होगा तो मार्केटिंग भी अच्छी होगी। जी, क्या है इसके लिए जनरली ये क्या है कि हल्की ज़मीन की में ये होता है, क्योंकि इसकी जो भारी ज़मीन होती है उसकी वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी रहती है वो अधिक होती है, तो इसके वो रॉट होने के आसार रहते हैं। अब जो इसकी जहाँ तक इसकी सोशल बात है, तो आजकल क्या है कि इसका काफ़ी चलन बढ़ रहा। चलन इसलिए बढ़ रहा है कि हालांकि पुराना हमारा यही था खाने का अन्न, लेकिन वो हमने छोड़ दिया, लेकिन अब हमको अडाप्ट इसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डाइजेशन के से इजीली जो डाइजेस्टिबल, मतलब हम के दलिया ये सब हम का मरीजों के लिए क्यों रिकमेंड करते, क्योंकि इजीली ये डाइजेस्टिबल। अब इसमें रही बात आजकल के हिसाब से इसमें मॉडिफाइड करना, हमको ऐसे प्रोडक्ट इसको बनाना है कि हमारे बच्चे बूढ़े जो सब, मतलब इसको उसको वाइड रेंज इसके प्रोडक्ट बनाना है। जैसे हम दूसरे जो तरीके से बनते हैं वो इसको बनाना है, और इसको कैसे मतलब लोगों को रीच में मतलब टेस्टी बनाना है, आकर्षक अट्रैक्ट बनाना, जिससे लोग इसकी डिमांड कर सके। मरीजों के अलावा सामान्य लोग भी इसकी डिमांड कर बिल्कुल, सकते। मरीजों के अलावा भी मिलेट्स जो है वो सभी लोग खा सके, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच में एक कृषि कर्मण अवार्ड महिला भी हैं, हम चाहेंगे दिपेश जी कि आप रूबरू कराएं उनसे हमें। बिल्कुल रानी जी, प्रगतिशील महिला कृषक हैं जिन्हें कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला, बड़ी अच्छी बात है। जी, आपके मन में कोई सवाल पूछना चाहें? और हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि जब आपको ये अवार्ड मिला तो आपने कैसा महसूस किया, इसके बारे में भी बताएं। मेरा नाम कंचन वर्मा है, मैं ग्राम सोमलवाड़ा से हूँ और मैं कृषि कर्मण अवार्डेड हूँ। मुझे जब ये अवार्ड मिला था मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। मैं ये अवार्ड अपने लिए नहीं, अपने पूरे ज़िले के लिए लाई थी। क्या बात है। और मैं हल्दी की खेती करती हूँ अच्छा। इस समय। तो मैं हल्दी की खेती जब करती हूँ तो मैं उस पर मल्चिंग लगाती हूँ,
अब मैं वो मल्चिंग लगाने के बाद उसमें अधिक पैदावार कैसे ले सकूं, और उसमें एक तरह का कीड़ा लगता है जो कंदे होती है, तो उससे मैं निजात कैसे पा सकती हूँ। आपने बात अपना सवाल तो रखा है, लेकिन हम चाहेंगे आपसे ये भी जानना कि जब आपको कृषि कर्मण अवार्ड मिला तो क्या ज़िले की और भी महिलाएं मोटिवेट हुई, आपने उन्हें और मोटिवेट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया? और जी हाँ, मेरे को जब ये अवार्ड मिला तो मैंने और महिलाओं से बात करी और उनको भी कहा कि भाई खेतों में उतरो, खेतों में जाओ और अपनी और अपने देश की और अपने समाज की आय को बढ़ाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रवीण बड़ने जी, आप उद्यानिकी सहायक हैं, तो आपके लिए है ये प्रश्न हल्दी में। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और बहुत अच्छा लगा कि आप महिला कृषक होते हुए खेती करती है और उसमें भी हल्दी की खेती के बारे में आपने जिक्र किया। हल्दी बहुत अच्छा मतलब मसाले वाली फसल है और हर घर में इसका किचन में उपयोग होता है। आपने बताया कि इसमें आप मल्चिंग करते हैं और मल्चिंग के साथ में मेरा एक सुझाव है कि मल्चिंग साथ में आप यदि ड्रिप भी यदि उसमें लगाएं तो अच्छा उत्पादन मतलब आपका 5 से 10 गुना तक % तक आपका उत्पादन बढ़ेगा। और इसमें आप जैविक खेती में इसको समायोजित करें हल्दी को तो आपका मुनाफा अच्छा मिलेगा, क्योंकि हल्दी कैंसर को रोकने में बहुत ही अच्छा कारगर औषधि साबित हुई है। तो इसके लिए आप मल्चिंग के साथ में ड्रिप लगाए। और आपने एक और प्रश्न किया कि जो कीड़ा लग जाता है जिसको सॉफ्ट रॉट कहते हैं, तो इसके लिए एक बीमारी है सॉफ्ट रॉट, इसमें कीड़ा लगता है। इसके लिए आप जब लगाते हैं इसको जून जुलाई के महीने में लगाते हैं तो उस समय यदि आप इसमें जैसे कीटनाशक जैसे जैविक विधि से यदि आप खेती करते हैं तो नीम ऑयल में इसको 10 से 15 मिनट तक डुबा के लगाए तो ये कीड़ा रूट में नहीं लगेगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीपेश जी, कृषि चौपाल लगी हुई है और कृषि में समय कार्य की बात हो रही है और खरीफ की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा भी खेतों में तैयार हो चुकी है, धान भी लगा हुआ है, सोयाबीन है, मक्का है, लेकिन हमारे जो नव युवक हैं, कृषक हैं, उन्हीं की क्या सोच है और वो क्या कृषि कार्य कर रहे हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, तो चलिए हमारे साथ एक युवा भाई हैं जी, बताइए। नमस्कार सर, मैं करण कुशवाहा ग्राम मेंडोरी भोपाल से हूँ। सर मैं जैविक खेती पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ और मैं जैविक खेती ही करता हूँ। तो जैविक खेती में सर मुझे जो कंपोस्ट खाद है उसे बनाने में काफ़ी परेशानी होती है संसाधन की। आप बताएं कि मुझे आसानी से कैसे बना सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जी आप बताएं। देखिए, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए मार्केट में डिकम्पोजर्स उपलब्ध हैं। अभी जो नेचुरल वे में जो हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं उसमें जो समय लगता है उसका कम से कम आधा समय, मतलब 35 दिन में से लेकर 40 दिन के अंदर आपको ये डिकम्पोजर जो है खाद को डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा फार्म यार्ड का जो वेस्ट है, जो मतलब कहते हैं ना खेत का कचरा खेत में, और साथ साथ जब आपको ये भी कहा जाता है कि इंटीग्रेशन, अपन फार्मिंग की बात करते हैं तो गाय या दुधारू जानवर होना बहुत ज़रूरी है जिससे गौमूत्र मिल सके, जिससे हमको वो जो गोबर मिल सके, और इसका उपयोग हम कंपोस्टिंग के लिए कर सकते हैं। अब कंपोस्टिंग आप चाहे तो उसमें टाँके में कर सकते हैं, अगर इसको मिला के आप चाहें तो केचुए की खाद बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस इसमें खुले रहते हैं जिससे कि आपको अधिक से अधिक कंपोस्ट अपने घर से जो जानवर है, जो अपने घर के प्रोडक्ट है, उसी से हम बना सकते हैं। जी सर, आप बताइए क्या सवाल। सर मेरा नाम गुलाब सिंह मेवाड़ा है और मेरा सर से 2 प्रश्न है डॉक्टर प्रवीण जी से। बहुत दिन से उनसे मैं जुड़ा भी हूँ। मेरा एक संकल्प है कि हर दिन एक पौधा मैं लगाता हूँ। तो करीबन 50,000 पौधे के लगभग मैं लगा चुका हूँ। पर लेकिन सर मुझे कुछ डिमांड आती है कि जो नींबू है, एक तो वो 12 नहीं हो रहे हैं। नींबू की जो जैसे कागजी भी लगाए 6-7 वेराइटी अपन ने खुद ने उछेर के नेट हाउस में उसको अपन फ्री वितरण करते हैं। तो सर मेरा एक प्रश्न है कि नींबू नहीं आ रहे हैं। आपने प्रथम प्रश्न किया कि नींबू में फल नहीं आ रहे और 12 की बात की, क्योंकि नींबू ऐसा फल है जो कि 12 होता है। जैसे अमरूद हुआ, नींबू हुआ और अनार, ये 12 होते हैं। चूँकि इसमें 3 बहार आती है और 3 बहार
में इसमें फल आता है, तो इसलिए इसको 12मासी कहा जाता है। तो इसमें समस्या हो सकती है आपके नींबू में कि इसमें क्या होता है कि करीब 7-8 साल का यदि पौधा हो जाता है तो इसके जड़ें यदि आप खोदेंगे आसपास से तो उसमें गुच्छे बन जाते हैं। तो गुच्छे बनने की वजह से वो पौधा न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाता है। यदि आप उसको खोदेंगे और उसकी जड़ों को जाले बन गए उसको काटेंगे और उसके साथ में आप तो जैविक खेती करते हैं तो इसमें वर्मी कंपोस्ट करीब 10 से 15 किलो इसमें मिला के भर देंगे और पानी देंगे तो इसमें ज़रूर फल आएगा और फूल आएंगे। तो इसके लिए यदि फूल यदि नहीं आ रहे तो प्लानोफिक्स एक दवा आती है, इसका यदि आप स्प्रे करेंगे इसमें तो ये फूल आएंगे आपके नींबू में और अच्छी पैदावार मिलेगी। मैं सर भूरा सिंह मीना, ग्राम खारपी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल से हूँ। मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि अभी सोयाबीन बोया है और इसमें कीट प्रबंधन के लिए मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि उसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवाई। देखिए सोयाबीन हमारे प्रदेश की बड़ी इम्पोर्टेंट फसल है। बिल्कुल, गायकवाड़ जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे सफल कृषक हैं, अवॉर्डेड हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विदेश की यात्रा कर चुके हैं। जैविक कृषि में इनका बहुत अच्छा होल्ड है। हम उनके भी प्रश्न सुनना चाहते हैं, उनके विचार हम जानना चाहेंगे। जी सर, ये जो वर्मी कंपोस्ट जो हम लोग बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते तो उसमें वर्मी कंपोस्ट हम लोग घर में उपयोग कर लेते हैं या थोड़ा बहुत सप्लाई भी कर देते हैं। वो बहुत सारा वर्म उसमें हो जाता है। जैसे हमारे पास में प्रचुर मात्रा में वर्म है, हम सप्लाई भी करते हैं, लेकिन और इसके लिए ऐसा कुछ है क्या कि मार्केट की अपन इसको बेच सके? जी वर्मा जी। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मार्केटिंग देखिए ये जो ओपन मार्केट है, साथ साथ आप ये इस पे देखिए आजकल ऑनलाइन मार्केट का भी काफ़ी प्रचलन हो गया है जी। यदि आप अपने स्तर पे ऑनलाइन इसको कनेक्ट कर सकें तो आजकल सारे लोग उसको कर रहे हैं और इसमें आपका एरिया बढ़ जाएगा। मैं ललिता कुशवाहा, ग्राम सिमरिया, जिला रीवा से हूँ। मैं कृषि कार्य में मैं वानिकी के साथ पशुपालन भी करती हूँ और पशुपालन में मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ना भी चाहती हूँ और जो भी हमारी कृषक बहनें हैं और जो नई कृषक बहनें जुड़ना चाहती हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं तो जो हमारा पशुपालन है, पशुपालन में होता है क्या है कि एक तो जो हम पशु पालते हैं तो बरसात में कई बार हमें पशुओं से नुकसान हो जाता है। कुछ एक बीमारी होती है जो उनका गला या पेट फूल जाता है, उससे अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए तो क्या है कि आपकी जो बीमारियां हैं बहुत सारी आती हैं इसमें, तो आपके यहाँ जो भी वेटनरी डॉक्टर हो तो इनके वैक्सीनेशन जो भी जितने भी प्रकार के होते खास तौर से बारिश में लगते हैं। और पिछले साल ही आपने सुना होगा जो बीमारी आई थी तो उसमें हम लोगों ने भी हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन कराया था और वैक्सीनेशन 2 बार करवाया था। तो इसमें जब आपके पास जानवर अधिक हैं तो वैक्सीनेशन जरूरी है, बिल्कुल वो आप करवाइए। और दूसरी बात रही आपकी दूध की, अब ये तो क्या है कि इसमें तो वही बात है मांग और पूर्ति की। अगर मांग अधिक है तो आपके दाम अधिक हैं, पूर्ति अधिक है तो दाम कम है। तो ये इतना जरूर है कि हमको इसको कोल्ड स्टोरेज करना चाहिए। रानी जी, हमने बहुत सारे सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लिए और हमने बहुत सारे किसान भाइयों से चर्चा की। बिल्कुल, आज का हमारा जो कृषि चौपाल कार्यक्रम था जिसमें हमने बहुत सारी बातें की, कृषि में सामयिक कार्य की, खरीफ की फसलें हमारी लगी हुई हैं, हमारे प्रगतिशील किसानों ने विषय विशेषज्ञों से बातचीत की और अपनी समस्याओं के समाधान भी प्राप्त किए। और आज ये कार्यक्रम बहुत सार्थक रहा। हमारे साथ जो विशेषज्ञ थे, हमारे साथ थे डॉक्टर राजेश वर्मा जी, डॉक्टर PS रघुवंशी जी, डॉक्टर प्रवीण बड़ने जी और हमारे सभी प्रगतिशील किसान हमारे साथ में थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप सभी को नमस्कार।